एक रानी, दो महाशक्तिशाली सम्राट और एक ऐसा साम्राज्य जिसने हजारों साल तक इस धरती पर अपना परचम लहराया। फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 30 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया के शाही महल में एक ऐसी खामोशी थी जो रूह को कंपा दे। मिस्र की सबसे ताकतवर रानी क्लियोपट्रा उस रात अकेली थी और सुबह होते होते वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जो सवाल उस रात पैदा हुआ वो आज 2000 साल बाद भी जिंदा है। क्या वो खुद गई या किसी ने उसे जाने पर मजबूर किया? क्या एक सांप ने वाकई उसकी जान ली या यह कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है? आज हम उस रहस्य की परतें उघाड़ेंगे जो सदियों से इतिहास की धूल में दबा पड़ा है। अगर आप उन कहानियों तक पहुंचना चाहते हैं जो किताबों की सुर्खियों से बाहर हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। क्लियोपट्रा, यह नाम ज़हन में क्या तस्वीर बनाता है? सोने से लदी एक रानी, विशाल महल और रेत से उठता एक साम्राज्य। लेकिन जो असली क्लियोपट्रा थी वो इन तस्वीरों से बहुत आगे की बात थी। वो कोई सजी सजाई पुतली नहीं थी। वो एक ऐसा दिमाग था जो अपने द्वार के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों को भी मात दे सकता था। 69 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया में जन्मी इस बच्ची का नाम रखा गया क्लियोपट्रा सप्तम। यह नाम उसके खानदान में पहले भी गूंजा था, लेकिन इस बार यह नाम इतिहास के सबसे रोशन पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। उसके पिता टोलेमी 12वें मिस्र के राजा थे। टोलेमी वंश मूल रूप से यूनानी था, सिकंदर महान के एक प्रमुख सेनापति की संतान। लेकिन इस पूरे खानदान में एक ही इंसान ने मिस्री भाषा सीखने की जहमत उठाई और वो थी क्लियोपट्रा। सिर्फ एक नहीं, उसने 9 भाषाएं बोलना सीखा। इथियोपिक, अरबी, हिब्रू, लैटिन, यूनानी, सब उसकी जुबान पर धारा प्रवाह थीं। यह उसका सबसे बड़ा हथियार था, किसी भी तलवार से कहीं ज्यादा धारदार। जब क्लियोपट्रा मात्र 18 साल की थी, उसके पिता चल बसे और मिस्र का पूरा बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा। लेकिन तब के नियमों के मुताबिक कोई स्त्री अकेले सिंहासन नहीं संभाल सकती थी। इसलिए उसे अपने 10 साल के छोटे भाई टोलेमी 13वें के साथ शासन करना पड़ा। दरबार में बैठे ताकतवर लोगों ने मौके को भांप लिया। उन्होंने उस नन्हे राजा को अपनी मुट्ठी में ले लिया और क्लियोपट्रा को धीरे धीरे उसके ही महल से बेदखल कर दिया। 51 ईसा पूर्व में उसे देश निकाला दे दिया गया। वो मिस्र की रानी थी, लेकिन उसके सिर पर छत नहीं थी। वो सीरिया की सरहद पर छुपकर एक छोटी सी सेना खड़ी कर रही थी और उस एक मौके का इंतजार कर रही थी जो उसकी तकदीर बदल दे। वो मौका आया जब रोम का सबसे ताकतवर इंसान मिस्र की धरती पर उतरा। नाम था जूलियस सीजर। सीजर अपने दुश्मन पोम्पी का पीछा करते हुए अलेक्जेंड्रिया पहुंचा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहां उसका इंतजार कुछ और ही कर रहा था। क्लियोपट्रा जानती थी सीजर से मिले बिना उसका रास्ता नहीं खुलेगा, लेकिन खतरा यह था कि अगर उसके भाई के आदमियों ने उसे देख लिया तो वो कभी सीजर तक नहीं पहुंच पाएगी। तब उसने वो किया जो आज भी इतिहास की सबसे साहसी और चतुर चालों में गिना जाता है। उसने खुद को एक कालीन में लिपटवा लिया। उसके विश्वस्त साथी एपोलोडोरस ने वो कालीन कंधे पर उठाया और सीधे सीजर के कक्ष में पहुंचा दिया। जब कालीन खुला तो सामने खड़ी थी मिस्र की रानी। कहते हैं उस लम्हे को सीजर जिंदगी भर नहीं भुला पाया। यह महज एक मुलाकात नहीं थी, यह इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव था और क्लियोपट्रा ने वो दांव जीत लिया। सीजर ने उसका साथ दिया। क्लियोपट्रा का भाई टोलेमी 13वां युद्ध में मारा गया और एक बार फिर मिस्र का ताज उसके सिर पर आ गया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ पहला अध्याय था, क्योंकि आगे जो लिखा जाने वाला था वो इतिहास की सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी दास्तान थी, जिसका अंत आज भी कोई नहीं जानता। 44 ईसा पूर्व रोम के इतिहास की वो काली तारीख जब जूलियस सीजर सीनेट हॉल में दाखिल हुआ और उसे नहीं पता था कि यही उसकी आखिरी यात्रा है। उसके अपने ही दोस्तों के हाथों में छुपे थे तेज धार खंजर, 23 वार, और रोम का सबसे ताकतवर इंसान फर्श पर गिर पड़ा। अलेक्जेंड्रिया में जब यह खबर पहुंची तो क्लियोपट्रा के पैरों तले
जमीन खिसक गई। जिसने उसे दोबारा तख्त दिलाया था, जिसके बेटे सिजेरियन को वो अपनी गोद में खेलते देखती थी, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। वो अकेली थी एक बच्चे के साथ, और रोम में उसका कोई सहारा नहीं बचा था। लेकिन क्लियोपट्रा वो औरत नहीं थी जो टूट जाए। उसने जाना कि रोम की छत्र छाया के बिना मिस्र की सलामती नामुमकिन है, और रोम में अब एक नई ताकत उभर रही थी जिसका नाम था मार्क एंटनी, सीजर का सबसे करीबी जनरल। ऊंचा कद, दमदार व्यक्तित्व और युद्ध की असाधारण समझ। सीजर की मौत के बाद रोम 3 हिस्सों में बंट गया था, और एंटनी के हिस्से में आया था पूर्व का इलाका, जिसमें मिस्र भी शामिल था। 41 ईसा पूर्व एंटनी ने क्लियोपट्रा को तलब किया। चाहता था कि मिस्र की रानी उसके सामने आए और जवाब दे। लेकिन क्लियोपट्रा झुकने वालों में नहीं थी। वो टार्सस पहुंची, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसका जहाज सोने की आभा से चमक रहा था। बैंगनी रेशमी पाल हवा में लहरा रहे थे। महकती धूप का धुआं नदी के किनारों तक फैला था, और उसके बीच बैठी थी क्लियोपट्रा, किसी देवी की तरह। किनारे पर जमा पूरी भीड़ उसे देखने दौड़ पड़ी। एंटनी का दरबार खाली हो गया, और वो अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा रहा। यह था क्लियोपट्रा का पहला संदेश, बिना एक शब्द कहे। तुम बुलाते नहीं, मैं आती हूं, लेकिन अपनी शर्तों पर। उस रात एंटनी उसके जहाज पर मेहमान था, और कहते हैं वो रात उसकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। क्लियोपट्रा ने उसे वो दिया जो शायद उसे पहले कभी नहीं मिला था, बराबरी का एहसास, सम्मान और एक साझा सपना। एंटनी मिस्र आ गया। दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया की कल्पना की, एक ऐसा साम्राज्य जो रोम और मिस्र की ताकत को एक धागे में पिरो दे, एक ऐसी सत्ता जिसे कोई चुनौती न दे सके। लेकिन रोम में एक आदमी यह सब खामोशी से देख रहा था। नाम था ऑक्टवियन, सीजर का भतीजा, और एक ऐसा दिमाग जो ठंडे खून से सोचता था। ऑक्टवियन को डर नहीं था क्लियोपट्रा की खूबसूरती से, उसे डर था उस ताकत के गठजोड़ से जो बन रहा था। उसने रोम में एक अफवाह फैलाई कि एंटनी रोम से गद्दारी कर रहा है, कि वो एक मिस्री रानी के सम्मोहन में खो गया है, कि वो रोम को बेच देगा। रोम की जनता आग बबूला हो उठी। सीनेट ने एंटनी को दुश्मन घोषित किया, और क्लियोपट्रा के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया। 31 ईसा पूर्व एक्टियम की खाड़ी में इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक छिड़ी। एक तरफ ऑक्टवियन रोम की पूरी ताकत लेकर, दूसरी तरफ एंटनी और क्लियोपट्रा। लड़ाई शुरू से ही उनके खिलाफ जाने लगी। एंटनी की सेना बिखर रही थी। उसी वक्त क्लियोपट्रा के जहाजों ने पीछे हटना शुरू किया। आखिर क्यों? क्या यह घबराहट थी या कोई सोची समझी चाल? यह सवाल इतिहासकार आज भी पूछते हैं। एंटनी क्लियोपट्रा के पीछे चला गया। उसने अपनी फौज छोड़ दी अपनी रानी के लिए, और उस एक फैसले ने उनकी तकदीर पर मुहर लगा दी। ऑक्टवियन ने जीत हासिल की और मिस्र की तरफ कूच कर दिया। अलेक्जेंड्रिया के महल में अब सिर्फ इंतजार था। चारों तरफ से रोमी सेना का घेरा कस रहा था, और 2 इंसान अपने आखिरी वक्त से आंखें चार कर रहे थे। एंटनी अंदर से टूट चुका था। एक्टियम ने उससे सब छीन लिया था। सेना गई, साथी गए, इज्जत गई। फिर एक झूठी खबर आई कि क्लियोपट्रा मर गई। वो खबर झूठी थी, लेकिन एंटनी के लिए वो सच था। जिसने पूरी दुनिया से टक्कर ली थी, वो उस एक पल में बिखर गया। उसने तलवार उठाई और खुद पर वार कर लिया। मौत तुरंत नहीं आई। वो जमीन पर तड़प रहा था जब सच्चाई सामने आई कि क्लियोपट्रा जिंदा है। उसके सेवकों ने उसे उठाया और उस मकबरे तक पहुंचाया जहां क्लियोपट्रा छुपी हुई थी। उसने अपने हाथों से एंटनी को ऊपर खींचा, और वो उसकी बाहों में आखिरी सांस लेकर चला गया। 30 ईसा पूर्व का वो लम्हा इतिहास के सबसे दर्दनाक लम्हों में गिना जाता है। एक रानी जिसने सब पाया था, एक ही रात में सब खो रही थी। लेकिन क्लियोपट्रा अभी जिंदा थी, और जब तक वो थी, उसके पास एक और चाल बाकी थी। ऑक्टवियन अलेक्जेंड्रिया में दाखिल हुआ। उसने क्लियोपट्रा को कैद करवाया, लेकिन मारा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसे रोम ले जाना चाहता था। अपनी विजय परेड में जंजीरों में जकड़ी मिस्र की रानी दिखाना चाहता था।
पूरी दुनिया के सामने यह साबित करना चाहता था कि रोम ने मिस्र को घुटने टिकवा दिए। क्लियोपट्रा यह समझती थी और वो यह भी जानती थी कि उसके लिए जंजीरों में परेड से बड़ी कोई मौत नहीं होगी। ऑक्टेवियन उससे मिलने आया। दोनों आमने सामने हुए। क्लियोपट्रा ने कोशिश की उसे प्रभावित करने की, वही हथियार जो उसने सीजर और एंटनी पर आजमाए थे। लेकिन ऑक्टेवियन पत्थर था। उसके चेहरे पर एक भी लहर नहीं आई। उसने बस इतना कहा, तुम सुरक्षित हो। क्लियोपट्रा जानती थी यह सुरक्षा नहीं थी, यह जाल था। वक्त फिसल रहा था। रोम की परेड नजदीक आ रही थी। उसने अपने भरोसेमंद लोगों को बाहर भेजा। कुछ मंगवाया। क्या मंगवाया यह आज भी धुंध में है। 12 अगस्त 30 ईसा पूर्व क्लियोपट्रा ने अपनी 2 सेविकाओं के साथ कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने शाही लिबास पहना, सोने के गहने सजाए, माथे पर ताज रखा। वो आखिरी बार उस तरह तैयार हुई जैसे एक रानी को होना चाहिए। और फिर खामोशी छा गई। जब ऑक्टेवियन के सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा तो जो नजारा देखा उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। क्लियोपट्रा सोने के पलंग पर लेटी थी, शांत, स्थिर, जैसे नींद में हो। लेकिन वो नींद में नहीं थी। उसकी एक सेविका मर चुकी थी, दूसरी आखिरी सांसें ले रही थी। मिस्र की सबसे ताकतवर रानी मात्र 39 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गई थी। एक साम्राज्य का अंत हो गया था, एक युग बंद हो गया था। लेकिन असली सवाल तो अभी खड़ा था, वो मरी कैसे? वो टोकरी जो अंजीरों से भरी थी, वो कमरा जो अंदर से बंद था, वो पलंग पर शांत पड़ी रानी। इन 3 चीजों ने 2000 साल का एक ऐसा रहस्य जन्म दिया जो आज तक सुलझा नहीं। रोमी इतिहासकारों ने लिखा कि एक सांप ने उसे डसा था। मिस्र का वो खास सांप जिसे एस्प कहते थे, असल नाम इजिप्शियन कोबरा। मिस्र में इस सांप को पवित्र माना जाता था, सूर्य देवता रा का प्रतीक। मान्यता थी कि इसके डसने से मौत दर्द में नहीं बल्कि एक शांत नींद की तरह आती है। क्लियोपट्रा एक होशियार औरत थी। वो जानती थी एक रानी की मौत तड़प में नहीं होती, वो गरिमापूर्ण और शांत होती है। इसीलिए कहानी बनी कि उसने खुद उस सांप को मंगवाया और जानबूझकर उसे अपने ऊपर छोड़ा। लेकिन 2010 में जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ शेफर ने इस पूरी कहानी को एक नई रोशनी में रखा। उनकी दलील थी कि इजिप्शियन कोबरा 6 से 8 फुट लंबा होता है। उसे एक छोटी सी अंजीर की टोकरी में छुपाना संभव नहीं, और अगर वो था तो सैनिकों को दिखा क्यों नहीं? उन्होंने एक और बात कही कि इस सांप का जहर बहुत धीरे काम करता है, मौत से पहले तड़प होती है। लेकिन क्लियोपट्रा पर तड़प का कोई निशान नहीं था। तो फिर शेफर की थ्योरी यह थी कि उसने जहर पिया था, अफीम, हेमलॉक और एकोनाइट का एक ऐसा मिश्रण जो बिना दर्द के धीरे धीरे इंसान को नींद में ले जाता है और फिर सांसें रुक जाती हैं। क्लियोपट्रा जड़ी बूटियों और जहरों की विशेषज्ञ थी। कहते हैं उसने सालों तक अलग अलग जहरों का अध्ययन किया था, यहां तक कि कुछ को कैदियों पर आजमाया भी था, सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन सा सबसे शांत और सबसे जल्दी काम करता है। यानी उसने अपनी मौत पहले से तैयार कर रखी थी। लेकिन एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। कुछ इतिहासकार कहते हैं क्लियोपट्रा ने खुद अपनी जान नहीं ली, उसे मारा गया। ऑक्टेवियन उसे जिंदा रोम ले जाना चाहता था, लेकिन एक जिंदा क्लियोपट्रा उसके लिए एक मरी हुई क्लियोपट्रा से ज्यादा खतरनाक थी। वो इतनी करिश्माई थी, इतनी प्रभावशाली थी कि रोम की जनता उसके पीछे हो सकती थी। तो क्या ऑक्टेवियन ने किसी को भेजा उसे चुपचाप खत्म करने के लिए? क्या वो जहर किसी और ने दिया था? क्या यह एक सुनियोजित हत्या थी? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहास के अंधेरे में गुम हैं। लेकिन एक बात तय है, क्लियोपट्रा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा ऑक्टेवियन को हुआ। उसने मिस्र पर कब्जा किया। मिस्र रोमी साम्राज्य का हिस्सा बना और ऑक्टेवियन ऑगस्टस सीजर बन गया, रोम का पहला सम्राट। क्लियोपट्रा की मौत के साथ 300 साल पुराना टोलेमी वंश एक रात में इतिहास की धूल में समा गया। और आज 2000 साल बाद भी उस रात का सच कोई नहीं जानता। सांप था या जहर? फैसला था या साजिश? उसने खुद चुना या किसी ने उसके लिए चुन लिया?
क्लियोपट्रा की कब्र आज भी नहीं मिली। वो मकबरा जो उसने खुद बनवाया था, वो रेत के नीचे कहीं दफन है, शायद अलेक्जेंड्रिया की किसी गली के नीचे, शायद भूमध्य सागर की गहराइयों में। अलेक्जेंड्रिया, वो शहर जो कभी दुनिया का सबसे रोशन शहर था, जहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, हजारों किताबें, हजारों राज। भूकंपों, सुनामियों और सदियों ने उस शहर को निगल लिया, और जहां कभी क्लियोपट्रा का महल था, वहां आज समंदर का पानी है। 2010 में मिस्री पुरातत्वविद जाही हवास ने ऐलान किया कि क्लियोपट्रा की कब्र अलेक्जेंड्रिया से 45 किलोमीटर दूर एक जगह हो सकती है, जिसे तापोसिरस मैग्ना कहते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है जो ओसाइरिस देवता को समर्पित था। क्लियोपट्रा खुद को देवी आइसिस का अवतार मानती थी, जो ओसाइरिस की पत्नी थी। यह जगह उसके लिए सबसे पवित्र हो सकती थी। खुदाई हुई और जो मिला वो हैरान करने वाला था। एक के बाद एक शाही कब्रें, सोने के गहने, चांदी के सिक्के जिन पर क्लियोपट्रा और मार्क एंटनी के चेहरे थे, और एक सुरंग जो सीधे समंदर की तरफ जाती थी। वैज्ञानिकों के दिल धड़क उठे, लेकिन सुरंग का एक हिस्सा पानी में डूबा था और आगे बढ़ना आसान नहीं था। 2022 में डॉक्टर कैथलीन मार्टिनेज, एक डोमिनिकन पुरातत्वविद, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक खोज को दे दी, तापोसिरस मैग्ना में एक और सुरंग तक पहुंची। जमीन से 13 मीटर नीचे 1305 मीटर लंबी यह सुरंग इंसानी हाथों से बनाई गई थी, और इसकी दिशा सीधे उस हिस्से की तरफ थी जहां शाही दफन के निशान मिले थे। डॉक्टर मार्टिनेज ने कहा, मुझे पूरा यकीन है वो यहीं है। पूरी दुनिया की नजरें उस जमीन पर टिक गईं, लेकिन खुदाई अभी जारी है। कब्र अब भी नहीं मिली, और हर बार जब वैज्ञानिक करीब पहुंचते हैं, कुछ न कुछ रोक देता है। पानी, जमीन का ढंसाव, सरकारी रुकावटें। जैसे क्लियोपट्रा खुद नहीं चाहती कि उसका राज बाहर आए। लेकिन क्लियोपट्रा की विरासत सिर्फ एक कब्र तक सीमित नहीं है। वो पहली शासक थी जिसने अपनी प्रजा की जुबान सीखी, पहली रानी जिसने खुद सेना की अगुवाई की, पहली औरत जिसने 2 सबसे ताकतवर रोमी नेताओं को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया। वो एक मां थी, एक योद्धा थी, एक दार्शनिक थी, एक ऐसी रानी जिसने मरकर भी दुनिया को झुका दिया। उसकी मौत के बाद ऑक्टेवियन ने उसके बेटे सिजेरियन को मरवा दिया, क्योंकि वो जानता था जब तक सीजर का खून जिंदा है उसकी सत्ता पूरी नहीं होगी। क्लियोपट्रा के 3 और बच्चे एंटनी से थे। उन्हें रोम ले जाया गया, और मिस्र जो हजारों साल से आजाद था, जो फराओं की धरती था, जो देवताओं का घर था, रोम का एक सूबा बन गया। लेकिन उसकी कहानी नहीं दबी। रोमी लेखकों ने उसे एक लालची और सम्मोहक औरत बताया, जिसने ताकतवर मर्दों को बर्बाद किया। उन्होंने उसकी बुद्धि को नजरअंदाज किया, उसकी ताकत को कमजोरी में तब्दील किया। लेकिन असली क्लियोपट्रा किसी प्रेम कहानी की नायिका नहीं थी। वो एक साम्राज्य की रक्षक थी, एक हजारों साल पुराने साम्राज्य की, जिसे उसने बचाने के लिए हर दांव खेला, हर खतरा उठाया। और जब बचाना नामुमकिन हो गया, तो उसने वो किया जो शायद दुनिया का कोई और शासक नहीं कर सकता था। उसने अपनी मौत को भी एक राजनीतिक बयान बना दिया। ऑक्टेवियन उसे जंजीरों में परेड करवाना चाहता था, दुनिया को दिखाना चाहता था कि मिस्र हार गया। लेकिन क्लियोपट्रा ने वो मौका उसके हाथ से छीन लिया। वो झुकी नहीं, वो जंजीरों में नहीं चली, वो अपनी शर्तों पर गई, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जो कोई नहीं छीन सका। आज जब समंदर की गहराइयों में उसके महल के टुकड़े ढूंढे जा रहे हैं, जब जमीन के नीचे सुरंगें खोदी जा रही हैं, तो एक सवाल जहन में आता है, क्या क्लियोपट्रा चाहती है कि उसे ढूंढा जाए, या वो जानबूझकर दुनिया की पहुंच से दूर है? उस रानी ने पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिया। शायद मरने के बाद भी वो अपनी शर्तों पर छुपी है। 2000 साल गुजर गए। रोम, जिसने मिस्र को जीता था, वो खुद इतिहास बन गया। साम्राज्य आए और मिट गए, लेकिन क्लियोपट्रा आज भी जिंदा है, हर किताब में, हर फिल्म में, हर खुदाई में। वो औरत जो मर गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। उसका साम्राज्य मिटा, लेकिन उसका नाम नहीं मिटा। उसकी कब्र गुम है, लेकिन उसकी याद नहीं।
और शायद यही किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है कि वो गुजर जाए लेकिन दुनिया उसे भूल ना पाए। क्लियोपेट्रा, तुम जिस जमीन के नीचे हो, जिस समंदर की गहराई में हो, तुम्हारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि कुछ रानियां सिर्फ तख्त पर नहीं बैठती, वो इतिहास के दिल में हमेशा के लिए उतर जाती हैं। अगर इस रानी की हिम्मत ने आपको छुआ, अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि इतिहास के और भी ऐसे राज आपका इंतजार कर रहे हैं और अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी।